अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मीना नज़ीर है। आज हम पिज़्ज़ा की स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हमने देखा था लास्ट टाइम हाइपोथैलेमस का फंक्शन, उसके बाद हमने इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन देखा था। आज हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन देखेंगे कि उसका क्या क्या फंक्शन है। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन होते हैं, एक एडीएच जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो बेसिकली आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अब जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते नहीं है, वो वहाँ से जस्ट आपके जो प्रोड्यूस होते हैं वो हाइपोथैलेमस में हो रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस में जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू, एक्सोनिक फ्लो के थ्रू आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। ये देखो, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये जो ट्रैक है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू यहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस से जो सेक्रीशन प्रोड्यूस होंगी वो क्या करेंगी, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चली जाएंगी और वहाँ पे जो न्यूरोनल टर्मिनल होते हैं वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी। जब जब बॉडी में सिग्नल आएगा हाइपोथैलेमस को के ऑक्सीटोसिन रिक्वायर है या एडीएच रिक्वायर है, तो इन न्यूरोनल टर्मिनल से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसको आके ये नर्व एंडिंग में जाके स्टोर होते हैं और नर्व सिग्नल इसको कंट्रोल कराता है, इसको हम न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, एडीएच को, एटीएच इसको बोलते हैं। ये बेसिकली आपके सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। ये देखो, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है एडीएच, और पैरावेंट्रिकल से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। सुप्रा ऑप्टिक से क्या रिलीज हो रहा है, आपका एडीएच। तो जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है उससे एडीएच रिलीज हो रहा है। अच्छा, अब ये कुछ हद तक जो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है उससे भी रिलीज होता है, फिर यहाँ से ये रिलीज होके हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू एक्सोनिक फ्लो करके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बताया है कि इसकी केमिस्ट्री में 9 अमाइनो एसिड है और इसकी हाफ लाइफ 18 से 20 मिनट है। इसका एक्शन क्या है, एडीएच क्या करता है कि आपकी किडनी पे जाके इफेक्ट करता है। जो आपके नेफ्रॉन होते हैं किडनी में मौजूद, उसके अंदर ये वाटर के और रिटेंशन करता है, वाटर को प्रिजर्व करता है। कहत साली के मौकों पे जब वाटर की डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो वाटर को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सपेल आउट करने से बचाता है। तो इस सूरत में जब एडीएच ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा आपके बॉडी में वाटर कंजर्व रहेगा, रिटेंशन रहेगी। वैसोप्रेसर एक्शन क्या करता है कि ये वेसल्स को प्रेस करता है। रिटेंशन ऑफ वाटर ये किस तरह करता है कि ये जाके आपकी जो किडनीज है उसके ऊपर एक्ट करता है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। अब अगर एडीएच मौजूद नहीं है, उसकी सिक्रीशन नहीं है, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो वाटर है वो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से परमिएबल होके पर आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ जो यूरिन की फॉर्म में वाटर एक्सपेल आउट हो जाता है, और इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट में यूरिन पास आउट हो रहा है, और इसको डायूरेसिस भी बोलते हैं। जब एडीएच ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन रहेगी, आपकी बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब रहेगा और जो यूरिन की आउटपुट होगी वो कम होगी। जब एडीएच कम रिलीज होगा, आपके यूरिन आउटपुट में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मिकदार में यूरिन आएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं।
अब ये किस तरह आपके रीनल टिब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, तो बेसिकली जो रीनल टिब्यूल्स में V2 रिसेप्टर है उसके थ्रू ये एक्ट करता है, ये उसको जाके एक्टिवेट करता है, वाटर चैनल प्रोटीन को परमिएबल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की जो परमेबिलिटी है वो वेरी करती है। अब इसका जो वेजोप्रेसिव एक्शन है, इसमें क्या है कि जब ज़्यादा अमाउंट में ADH रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड बोमेन कैप्सूल की तरफ, नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल की तरफ जा रहा है वो कम जाएगा। ब्लड कम जाएगा तो ओवरऑल क्या होगा कि जो रीएब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की वाटर की वो कम होगी तो आपका ऑटोमेटिकली वाटर प्रिजर्व होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा है। इसके अलावा ये ऑप्टिक न्यूक्लियस से भी कुछ हद तक रिलीज होता है, वहां से रिलीज हो गई, ये हाइपोफिजल ट्रैक्ट को पास करता हुआ एक्सोनिक फ्लो के थ्रू ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो टर्मिनल्स हैं, नर्व टर्मिनल है, वहां जाके स्टोर हो जाता है। फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपकी ब्लड में रिलीज हो जाता है। जब आपकी ब्लड में रिलीज होगा तो ये दो तरह के एक्शन परफॉर्म करता है। फीमेल जो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, दोनों पे इफेक्ट करेगा। तो ये फीमेल में क्या करता है कि ये बेसिकली आपके जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की एजेक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। कैसे कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है कि जो मेमोरी ग्लैंड में लाइनिंग होती है मायोएपिथेलियल सेल्स की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे वो मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो जो डक्ट सिस्टम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो मिल्क होगा वो इसी सिस्टम के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में ये क्या करता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ऑक्सीटोसिन का बेसिक काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर कब होती है, लेबर के दौरान। अब जब डिलीवरी के दौरान इसकी ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी ज़रूरत नहीं होती, पूरे 9 माह में इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में और प्रोजेस्टेरोन वो इतना इंक्रीज कर जाता है कि ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इनके इन्वर्स एक्ट करता है, तो ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है और जो प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। फिर जब जैसी प्रेगनेंसी एंड होने लगती है, मतलब 9th मंथ आ जाता है, 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और जो ऑक्सीटोसिन है उसकी अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। जैसी ऑक्सीटोसिन की अमाउंट इंक्रीज होगी तो जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का जैसे ही फिनोमेना स्टार्ट होगा तो फीटस क्या होगा, बॉडी से एक्सपेल होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, उतनी जल्दी लेबर का फिनोमेना प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब मेल में क्या करता है, मेल में क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली ऑक्सीटोसिन का मकसद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, मैच्योरेशन करवाना। तो ये क्या करता है कि मेल के अंदर स्पर्म्स की जो रिलीज होता है यूरिथ्रा से उसको स्टिमुलेट करता है। जो स्मूथ मसल्स हैं, कैसे स्टिमुलेट करता है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। जैसे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो यूरिथ्रा के थ्रू स्पर्म्स को बॉडी से एक्सपेल कर देगा। अब इसका बेसिक पीछे मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये जी प्रोटीन को रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपके जो कैल्शियम आयंस हैं वो आप फ्रीली अवेलेबल होते हैं और वो परमिएबल चैनल बना देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। अब कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें कि कौन कौन से हार्मोन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। तो जाइजेंटिज्म की बात करें, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन में सब जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, उसकी अगर प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, जिजेंटिज्म होगा। अब जिजेंटिज्म होता कैसे है, बेसिकली जो प्री एडल्ट लाइफ है जिसमें अभी एपिफाइसिस, जो बोन की एपिफाइसिस है वो फ्यूज नहीं होती, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा उसको जिजेंटिज्म बोलेंगे। ठीक है। और अगर अडल्ट में जब एपिफाइजिस फ्यूज कर गई हैं तब उसके बाद ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो उसको
एक्रोमेगाली बोलते हैं। तो जाइजेंटिज्म बेसिकली क्या है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बंदा ऐसे जिनकी तरह की जसामत का होता है, 7 से 8 फुट तक हाइट होती है उसकी, और इसमें पीछे वजह क्या है कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर जाता है उनका। अब इसके साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला कि उसका स्ट्रक्चर इतना, उसका वेट इतना ज़्यादा होगा, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा होगी, 7 से 8 फुट तक हो सकती है। उसके जो लिम्स होंगे, हाथ पाँव उसके नॉर्मल जैसे इंसानों के होते हैं, नॉर्मल लेंथ के नहीं होंगे। डिस्प्रोपोर्शन होगी इसमें। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, जो यूरिन पास करेगा उसमें ग्लूकोज हो सकती है, ग्लाइकोयूरिया हो सकता है, पिट्यूटरी डायबिटीज हो सकती है ऐसे पेशेंट को। अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बार बार उसके जो बीटा सेल्स हैं लैंगरहैंस में, वो क्या होंगे, एक्टिवेट होते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेंगे। अब जब बार बार इसके ये पैंक्रियास में लैंगरहैंस सेल्स स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से ये सेल डीजनरेट हो सकते हैं। डीजनरेट होंगे तो अल्टीमेटली आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो डायबिटीज़ मेलाइटस प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हेडेक होता है पेशेंट को, नज़र नहीं सही आता, ऑप्टिक कियास्मा उनका कंप्रेस कर जाता है, इस वजह से उनको इशू आते हैं। एक्रोमेगाली का मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया कि अगर एपिफाइसिस, ये भी ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसमें आपके ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ग्रोथ हार्मोन होता किस तरह सिक्रीट है कि अडल्ट्स में जब एपिफाइसिस फ्यूज कर चुकी है उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट की बोन जो होती हैं लंबी चौड़ी, और खसूसन उसकी जो लिम्स हैं वो इस तरह प्रोमिनेंसी शो करते हैं। अच्छा, अब साइन एंड सिम्टम में उनका फेस गुरिल्ला की तरह का हो जाता है, चौड़े चौड़े उसके एक्सप्रेशन होते हैं, नाक ब्रॉड हो जाता है, लिप्स थिक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फोरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं, जो उनका जा है प्रोगैंथिज्म हो जाता है, उनका जो जा है आगे की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, हाथ पांव लंबे हो जाते हैं, काइफोसिस हो जाता है, खूब निकल आता है ऐसे पेशेंट का, स्किन स्केली हो जाती है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो विजरल ऑर्गन हैं वो सारे बड़े हो जाते हैं, लंग्स, थाइमस, हार्ट, लिवर, स्प्लीन सबकी मगैली हो जाती है, बड़े हो जाते हैं। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड सबकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। हाइपरटेंशन, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सारे इसके साइड इफेक्ट आते हैं, सिम्टम शो होते हैं। ड्वार्फिज्म की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जैसे कि बोना जिसको कहते हैं ड्वार्फिज्म उनको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हो रहा होता। ये सिक्रीशन किन किन बिहाफ पे हो सकती है कि जो क्रोमोफोब्स हैं उसके अंदर ट्यूमर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ आपकी जो नॉर्मल सिक्रीटिंग सेल्स हैं ग्रोथ हार्मोन के उसको वो कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से सिक्रीशन सिक्रीट नहीं हो रही। ठीक है। या जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो उसकी डेफिशिएंसी है, इस वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। सोमैटोमेडिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक, या एट्रोफी डीजनरेशन हो गई है एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स की, जिसकी वजह से आपका जो सेल है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं कर पा रहा। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है और ड्वार्फिज्म डेवलप हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम में क्या आता है कि जो बोन की ग्रोथ है वो रुक जाती है, पेशेंट की जो हाइट होती है वो 3 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है। ठीक है। उनकी जो लिम्स होते हैं उसमें प्रोपोर्शन नहीं रहता, हाथ बड़े होते हैं बनिस्बत पूरी बॉडी के, तो इस तरह का उनका फेस ब्रॉड होता है। आपने अक्सर देखे होंगे बोने, तो उनका साफ पता चल जाता है कि ये नॉर्मल पर्सन नहीं। ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था जिसमें हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़े, जिसमें हमने एडीएच और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, उसका प्रोडक्शन, उसका रिलीज
ये सब देखा है। उसके अलावा जो आपकी डिजीज़ हैं जैजेंटिज्म, एक्रोमेगाली और डवार्फिज्म की डिटेल को देखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, आपने ऑलरेडी सारा कहीं ना कहीं स्टडी किया है। तो जो मुश्किल होगी, जो क्यूरीज होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।